नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और आपके साथ मैं हूं पर्णिका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट के बाद सबका साथ सबका विकास, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना विषय पर वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बजट वेबिनार के एक खास सेशन में देश के टूरिज्म और हेल्थ सेक्टर को लेकर कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भारत के टूरिज्म को मजबूत बनाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। इसमें ट्रेनिंग गाइड, बेहतर हॉस्पिटैलिटी स्किल्स, डिजिटल कनेक्टिविटी, साफ सफाई और लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने सभी से इसी दिशा में अच्छे सुझाव देने की अपील की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने हेल्थ सेक्टर पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के बड़े विजन पर काम कर रहा है। मैं आप सभी का इस चौथे बजट वेबिनार के इस सत्र में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाई गई है। मैं आप सभी का वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि भारत ने 28 फरवरी 2026 को ही इस मामले पर चिंता जताई थी और सभी पक्षों से बातचीत के जरिए तनाव कम करने की अपील की थी। जयशंकर ने कहा कि इलाके में बढ़ती हिंसा, लगातार हो रहे हमले और ईरान में लीडरशिप की मौत जैसी घटनाओं पर भारत नजर बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस पूरे मामले की समीक्षा की है। इस दौरान इलाके में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया। सरकार ने भारतीयों की मदद के लिए फ्लाइट्स और बॉर्डर पार करने की सुविधा भी शुरू की है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग सुरक्षित घर लौट सकें। Honorable members are aware, this round of conflict started on 28 February 2026. It has witnessed not only fighting between Israel and the United States on one side and Iran on the other, but also attacks on a number of Gulf states. There have been numerous casualties, including at the leadership level in Iran, as well as destruction of infrastructure in the region. At the very outset, government had issued a statement on 28th February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians. We believe and we continue to believe that dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying. दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। जानकारी के मुताबिक एक डीटीसी बस ने स्कूटर सवार एक युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस ने स्कूटर के अलावा एक ई रिक्शा और सड़क पर चल रहे कुछ लोगों को भी टक्कर मार दी। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। गुस्साए स्थानीय लोगों ने बस को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। देखते ही देखते बस पूरी तरह जल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से एक बस ने टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने उस बस को आग लगा दिया। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैसे बस से धुआं उठ रहा है, बस जल रही है। तो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें, किस तरीके से जो डीटीसी बस है वो जल रही है। दरअसल डीटीसी बस ने एक युवक को टक्कर मारी, जिस पर
युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बस को आग लगा दी। इस पूरे घटनाक्रम से लोग काफ़ी गुस्सा हैं। स्थानीय लोगों में गुस्सा देखने को मिला, जिसके चलते उन्होंने बस में आग लगा दी। तो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बस से धुआं उठ रहा है। बस लगातार जल रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। नेपाल की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। कभी सत्ता पर मजबूत पकड़ रखने वाले पुराने नेता अब हाशिए पर हैं और एक युवा चेहरा जो कभी रैपर था अब देश का नया पीएम बनने जा रहा है। नेपाल में सरकार गिरने से लेकर जन आंदोलन और फिर चुनाव में ऐतिहासिक जीत तक ये कहानी सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं बल्कि नई पीढ़ी की सियासत में एंट्री की है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नेपाल की राजनीति में 2026 का चुनाव एक ऐतिहासिक मोड़ बन गया है, जहां दशकों से सत्ता पर काबिज पारंपरिक दलों को जनता ने नकार दिया और एक युवा चेहरा देश की सत्ता के केंद्र में पहुंच गया। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2025 से, जब नेपाल में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकारी नीतियों के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। सोशल मीडिया बैन और सरकारी फैसलों के विरोध में ये शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया और हालात इतने ज्यादा बिगड़े कि 9 सितंबर 2025 को तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार गिरने के बाद नेपाल में राजनीतिक संकट गहरा गया और देश में नई संसद के लिए चुनाव कराने का फैसला लिया गया। नेपाल की संसद यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कुल 275 सीटें होती हैं। इनमें से 165 सीटों पर सीधे चुनाव होते हैं, जबकि 110 सीटें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से भरी जाती हैं। यही वजह है कि नेपाल के मतदाताओं को वोटिंग के दौरान 2 अलग अलग बैलेट पेपर पर वोट देना पड़ता है, एक उम्मीदवार के लिए और दूसरा राजनीतिक पार्टी के लिए। 5 मार्च 2026 को हुए आम चुनाव में करीब 1 करोड़ 90 लाख मतदाताओं ने 6000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया और जब नतीजे सामने आए तो नेपाल की राजनीति की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। नई पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और उसके नेता बालेंद्र शाह ने चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। सीधे चुनाव वाली 165 सीटों में से लगभग 120 से ज्यादा सीटें इस पार्टी के खाते में गई हैं, जो कि नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे बड़ी जीत में से एक मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर नेपाली कांग्रेस, सीपीएन, यूएमएल और अन्य पारंपरिक दलों को करारी हार का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा झटका तब लगा है जब बालेंद्र शाह ने चुनाव में 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके केपी शर्मा ओली को उनके ही गढ़ में भारी अंतर के साथ हरा दिया। इसी बीच भारत की ओर से भी नेपाल के चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए नेपाल के लोगों और सरकार को सफल और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए बधाई दी। उन्होंने लिखा कि नेपाल में लोकतंत्र का ये उत्सव उसकी लोकतांत्रिक यात्रा का एक गर्व का क्षण है और भारत नेपाल की नई सरकार के साथ शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करता रहेगा। 35 साल के बालेंद्र शाह, जो कभी एक रैपर और सिविल इंजीनियर के रूप में जाने जाते थे और काठमांडू के मेयर भी रह चुके हैं, अब नेपाल के प्रधानमंत्री बनने की दहलीज पर हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि नेपाल की राजनीति में एक पीढ़ीगत बदलाव की शुरुआत है। लेकिन अब ऐसे में असली चुनौती नई सरकार के सामने होगी। आर्थिक संकट से जूझते देश को स्थिरता देना, युवाओं को रोजगार देना और भारत चीन जैसे बड़े पड़ोसियों के बीच संतुलन को बनाना। क्योंकि ये चुनाव जीतना आसान था, लेकिन नेपाल को एक नई दिशा देना अब बालेंद्र शाह की सबसे बड़ी परीक्षा होगी।